हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के आप देख रहे हो। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स पर्सनल नंबर्स पे मिल रहे हैं। आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए होंगे। कुछ अगर नहीं किए हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो हमें कॉल कीजिए। आज केमिकल काइनेटिक्स का मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 6 है और आप इस वीडियो को बोल सकते हो सुपर वीडियो ऑफ दिस यूनिट। आज का ये वीडियो अपने इस चैप्टर की जान है, ध्यान में रखना, अपने इस चैप्टर की जान है। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया तो समझ लो केमिकल काइनेटिक्स आपका पूरा क्लियर हो गया। इतना इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए आप और हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 6। अब इस वीडियो में आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन चलने वाला है अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी और उसको हमने डिफरेंशिएट किया था, डिवाइड किया था। जीरो ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, हाफ ऑर्डर इक्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपके सिलेबस में दो ही ऐसी ऑर्डर्स है जिसके ऊपर 99% क्वेश्चंस बनते हैं और वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ दो ही ऐसी ऑर्डर्स है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, वहां से 99% क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। और अगर आपको ये दो ऑर्डर्स क्लियर हो जाती है तो आप बाकी सारी ऑर्डर्स के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो जो हार्डली कोई बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं, बट अगर इन फ्यूचर आते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए, इधर उधर देखना बंद कीजिए, कुछ खा रहे हो तो स्टॉप कर दीजिए। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए हमें बोर्ड पे, चाहिए हमें बोर्ड पे। तो हेडिंग मैं पुट कर रहा हूं, हेडिंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हेडिंग यहां पे पुट किया है, आप भी मेरे साथ साथ पुट कर दो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक जनरल रिएक्शन मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब अगर ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ए आपके लिए रिएक्टेंट है और इधर आपका प्रोडक्ट है। इसके लिए अगर मुझे लिखना है ROR, आई होप इसका मीनिंग आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसके लिए लिखनी है तो इसको मैं और एक नोटेशन दे देता हूं, स्मॉल r। तो इस केस में ये रेट ऑफ रिएक्शन मेरे लिए हो जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0। बच्चों ये बात ध्यान में रखो कि A का जो यहां पे पावर है वो 0 है और इसीलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसीलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहां पे वैल्यू 1 है तो वो आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बट यहां पे अभी हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मैंने यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 0 लिखा है और इसी का मतलब है यहां पे आपकी पावर 0 है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है एंड हेंस हियर R इज इक्वल टू K। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू के को हमने ऑलरेडी बोल रखा है रेट कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो रेट कांस्टेंट के, और रेट कांस्टेंट हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं बाय ड्रॉइंग सम ग्राफ। यहां पे मैंने लिख दिया रेट और यहां पे मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन। y एक्सिस पे आ गया मेरा रेट और x एक्सिस पे आ गया यहां पे कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसका इस रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। वैसे ही एक दूसरा ग्राफ मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मैंने x एक्सिस पे ले लिया टाइम और y एक्सिस पे ले लिया रेट। अब टाइम के साथ साथ भी इसके रेट के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। सो एज वैल्यू ऑफ टाइम इंक्रीजेस रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। बहुत बार इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो ग्राफ दे देते हैं और आपको पूछते हैं अबाउ ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि रेट जहां पे भी कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ या फिर टाइम के साथ चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो कौन सी है, कौन सी ऑर्डर है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? इतना लिख लिया? नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। 1 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। हो गया? लिख लो। मिटा दूं? ओके। सो यहां पे अब हम जाने वाले हैं मैथमेटिक्स की तरफ, जहां पे एक आपका फेवरेट टॉपिक था, मींस है अभी भी, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब हम यहां पे कुछ इंटीग्रेशन भी यूज करने वाले हैं और यहां पे मैं हेडिंग पुट कर रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हेडिंग आने वाला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट लॉ हमने इसके पहले वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए थोड़ा बहुत मैथ्स आपके साइड से आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो मैं यहां पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। कैसा? ध्यान से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसके लिए सबसे पहले हमको कंसीडर करनी है रिएक्शन। तो जो प्रीवियस स्लाइड पे आपके रिएक्शन थी वही मैं यहां पे ले रहा हूं। ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर मुझे लिखना है ROR, जिसको मैं स्मॉल r भी बोल सकता हूं, उसको मैंने लिखा था K concentration of A raised to power 0, concentration of A raised to power 0, anything raised to power 0 is 1, तो ये वैल्यू आ गई K। अब अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखा है तो उस लेक्चर नंबर 1 में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था। रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। सो ROR इज इक्वल टू, रिएक्टेंट साइड है इसलिए माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 1 है, सो 1/1 dA/dt।
ये वीडियो नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से वहां पे आपको ये समझ में आएगा। तो सर हमने एक ही रिएक्शन के लिए 2 ROR को यहां पे लिखा है। अब इसकी अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी, क्लियर, दूसरी साइड भी उसकी इक्वल होगी। इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पे इक्वेशन मिल रहा है k इज इक्वल टू माइनस dA/dt। k इज इक्वल टू माइनस dA/dt। अब इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हो, दोनों को हमने इक्वेट किया, चेक किया, तो ये बन गया k इज इक्वल टू माइनस dA/dt। अब इसमें से मुझे dA की वैल्यू चाहिए या dA के टर्म्स में मुझे लिखना है, क्योंकि A मेरा रिएक्टेंट है, तो ये dA इज इक्वल टू हो जाएगा, dA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k dt। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद सर हमने ऊपर जो हेडिंग दिया है उसकी तरफ ध्यान दो, इट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब यहां पे कहीं तो भी हमको इंट्रोड्यूस करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब इंट्रोड्यूस करोगे तो हमको यहां पे पुट करनी पड़ती है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब भी कभी हम लिमिट को पुट करेंगे तो उसके पहले कुछ हमारे अजम्पशन रहेंगे। जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, ये कॉमन सेंस का पार्ट है कि जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उस वक्त हम कंसीडर करेंगे टाइम t इज इक्वल टू 0। सो लेट एट t इक्वल टू 0। अब इनिशियली जब आपकी रिएक्शन अबाउट टू स्टार्ट है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, मैक्सिमम जो भी वैल्यू रहेगी उतना रहेगा। अब वो उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पे A दिख रहा है, दैट A इज इक्वल टू A0। T इक्वल टू 0 तो A इज इक्वल टू A0। दूसरी वैल्यू when t इज इक्वल टू t। अब सर ये t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू कोई भी हो सकती है अदर देन 0। फिर ये t की वैल्यू 5 सेकेंड हो सकती है, 10 सेकेंड हो सकती है, 15 सेकेंड हो सकती है, 5 मिनट हो सकती है, 10 मिनट हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, 2 घंटा हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। t इज इक्वल टू t मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time A is equal to AT। जब t 0 था तो A equal to A0 लिया, जब t है तो A is equal to AT लिया। अब यहां पे हमने क्या ऑब्टेन किया, तो ये जो है t is equal to 0, A is equal to A0, इसको बोला जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल, शुरुआती दौर वाला कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये एट t इक्वल टू t। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं कि इनिशियली A का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर मैं बोलूं 10 सेकेंड बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, इसके पहले जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वहां पे मैंने रेट को कांस्टेंट बोला था, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं बोला था। सो रेट कांस्टेंट रहेगा बट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। तो अगर यहां पे आप पूछो कि A0 की वैल्यू ज्यादा रहेगी कि AT की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली A0 की वैल्यू ज्यादा रहेगी क्योंकि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और AT को आप बोल सकते हो
रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे मैं लिख देता हूं रिमेनिंग, स्पेलिंग चेक कर लेना, उससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं मुझे। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी से मुझे इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स मिल गई है। आई होप आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा और ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन आपको पता है, उसी का वो अपोजिट होता है, ऐसा मैथ्स वाले बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले नहीं बोलते। सो t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a0, t इज इक्वल टू t, a इज इक्वल टू at। अब यहां पे अपना इक्वेशन नंबर 3 है, इसको अभी का डब्बे में डाल दो। dA इज इक्वल टू माइनस के dt। अब अगर मैंने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 3 को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन किसका, तो dA का इज इक्वल टू माइनस के, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर बचता है dt, तो यहां पे मैंने लिख दिया dt। अब ये जो सांप आपको दिख रहा है, ये साइन होती है इंटीग्रेशन की, और इसकी हमें देनी है लिमिट, और ये लिमिट जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं ऊपर और अपर। सो अपर लिमिट, लोअर लिमिट यहां पे पुट करनी है दोनों भी केस में। अब यहां पे जब हम बात करेंगे dA की, तो dA की बात करते वक्त आपको लिमिट पुट करनी है, कौन सी वाली, तो A की लिमिट पुट करनी है। और जब हम बात करेंगे t की या dt की, तो उस वक्त आपको लिमिट पुट करनी है किसकी, तो t की लिमिट आपको पुट करनी है। अब पहले बात कर लेंगे dA की, तो कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो वो A0 से स्टार्ट होके AT पे जा रहा है, A0 से स्टार्ट होके AT पे जा रहा है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा A0 से AT, A0 से AT। सिमिलरली अगर A0 के लिए टाइम कितना, तो 0, और उसके लिए टाइम कितना, t। अब आपका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ये पार्ट हो गया होगा, तो आपको पता है x का डेरिवेटिव होता है dx। वैसे ही dx का जब इंटीग्रेशन करते हो, अब यहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है dA का, तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे लिए a, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ये आपकी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस के, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और लिमिट पुट करनी है 0 से t। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद वाली स्टेप होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे अपर लिमिट है AT माइनस लोअर लिमिट है A0 इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट है T माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये बन गया आपके लिए AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब इस पे से अगर मुझे AT की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे AT की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस A0 को इधर शिफ्ट कर दो, इट बिकम्स प्लस A0। सो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये इक्वेशन बना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कौन सा लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये इक्वेशन हमेशा के लिए ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा बार इसका यूज करना है।
AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब इसमें AT, A0, K और T ये चार पैरामीटर्स है। ये चारों पैरामीटर्स अगर मैं पूछूं AT, तो AT क्या है? AT इसके लिए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। AT इसके लिए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। दूसरा A0, इसको हम बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआत वाला कॉन्सेंट्रेशन। K क्या है? तो K आपके लिए है रेट कांस्टेंट, और T आपका कौन सा पैरामीटर है? टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम A0 टू AT। जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कहां से कहां पे? तो A0 से लेके AT पे आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। इसको फिर से एक बार देख लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब हम हेडिंग पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो भी हमको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। उस केस में सिर्फ आपके ये इक्वेशन में लॉग की टर्म आने वाली है, कैसे आएंगी वो हम बाद में देखेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन कंसीडर की, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसके लिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0, A रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1, सो यहां पे बचा K, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ROR लिखने का एक और तरीका होता है बाय कंसीडरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये वैल्यू आई माइनस dA/dt इक्वेशन 2। दोनों भी ROR है, उसको इक्वेट किया, आंसर आया K इज इक्वल टू माइनस dA/dt। हमको इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ dA चाहिए, तो हमने लिखा dA इज इक्वल टू माइनस K dt। अब जो कि हमें इंटीग्रेशन यहां पे अप्लाई करना था, तो हमने यहां पे लिमिट्स फाइंड आउट की। ये हमारा अपना अजम्पशंस है, ये हमारे अपने सिंबल्स है, बुक वाइज ये सिंबल्स वेरी हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने बोला लेट एट t इक्वल टू 0 मीन्स एट द स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0, जिसको मैंने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। Similarly, t is equal to t means at any given time, 5 second, 10 second, 15 second, 20 second, 60 second, anything, A is equal to AT। अब ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? तो ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। समझने की कोशिश करो, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यही रिएक्शन है, तो यहां पे इनिशियली A का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने अज्यूम किया 100%, ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 100% है, और 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड अगर मैं बोलूं ये कॉन्सेंट्रेशन 10% से कम हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना है? सो आफ्टर 10 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स 90%। मतलब उसमें क्या हो गया? 10% का डिक्रीज हो गया, डीके हो गया। क्लियर? तो यही मैंने यहां पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 80, जिसको मैंने बोला रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। फिर मैंने यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, सिमिलरली टी के लिए भी लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद में इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको पुट कर दिया, और उसके बाद इक्वेशन आया कौन सा? AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। AT क्या है? उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T
t is the time in which concentration of A changes from A0 to AT, changes from A0 to AT। ये जो इक्वेशन हमने यहां पे लिखा है इसको डब्बे में डाल के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? छाप लिया सभी ने, मीन्स लिख लिया सभी ने? लिख लो जल्दी, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। लिखो लिखो, लिख लो। ओके, अपना आगे का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक। अब ये रिएक्शन के थोड़ा सा लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। आपके लाइफ के बारे में तो बहुत बातें होती है, थोड़ा सा हम रिएक्शन के लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। सर क्या रिएक्शन की भी लाइफ होती है? बिल्कुल होती है। जैसे कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन चल रहा है और अगर मैं बोलूं वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं, तो वो रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटा। अब ये जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे को बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अभी आप मूवीज वगैरह बहुत सारे देख रहे होंगे, तो वो मूवी में एक पैरामीटर आता है, पार्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल और इंटरमिशन। अब ये इंटरवल यूजुअली तब लिया जाता है जब मूवी पिक्चर 50% कंप्लीट होता है और वो इंटरवल के वक्त बोला जाता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये वैसा ही है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, मतलब वो टाइम जब आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, जब आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। सो टाइम इन विच 50% of the reaction completes, 50% of the reaction completes। So जब आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है? 50% कंप्लीट हो रही है, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा सा ये हाफ लाइफ को इस इक्वेशन के फॉर्म में डाल के देखेंगे। हमारे पास में इक्वेशन अवेलेबल है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब अपना कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया? तो आप बोलोगे सर 50% कंप्लीट हो गया। अब 50% अगर कंप्लीट हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी कितने से कम हो जाएगा? सर वो 50% से कम हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है और वो रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट के बाद में उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो सर 50% होगा। मतलब इनिशियल से ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? तो हाफ हो गया। तो जब मैं बोलूंगा हाफ लाइफ के लिए ये जो AT है, AT को हमने क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। अब अगर हाफ टाइम हो गया तो ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इससे ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा।
मतलब AT की जगह पे मैं लिख सकता हूं A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस के T। अब T कितना, तो T के लिए लिख दिया मैंने हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ उसकी कंप्लीट हो रही है या उसका हाफ टाइम कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया हाफ। अब ये A0 अगर इधर जाएगा या KT को इधर ले लो और A0/2 को इधर डाल दो, तो ये KT पॉजिटिव हो जाएगा। सो KT हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2, तो ये बच जाएगा आपके लिए A0/2, और ये K यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर अगर आ गया तो वो डिवाइड में होगा, सो इट बिकम्स 2K। सो इसका हाफ पीरियड कितना हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे बच्चों, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। कौन सा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हाफ टाइम हो गया, इसके बाद में जब पिक्चर खत्म हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा तब इस इक्वेशन को फिर से हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोला जाता है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। वो बॉलीवुड में अवार्ड्स दिए जाते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। इसका मतलब हो गया उसकी लाइफ अब खत्म होते आ रही है, कंप्लीट हो गई है, पिक्चर वाली लाइफ, मूवी वाली, बॉलीवुड वाली लाइफ खत्म हो गई है। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि रिएक्शन क्या हो गई, तो 100% कंप्लीट हो गई। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन क्या हो गई, 100% कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं यहां पे वही इक्वेशन फिर से लिखता हूं, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A0 था। अब ये फाइनल वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0। रिएक्शन खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई, मतलब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब ये लाइफ टाइम है तो इसको मैं लिख देता हूं LF। LF रिप्रेजेंट्स लाइफ टाइम, LF रिप्रेजेंट्स लाइफ टाइम। अब इसमें से अगर आपको वैल्यू चाहिए TLF, तो ये KT इधर आ जाएगा तो प्लस KT बन जाएगा, इट बिकम्स A0/K। इट बिकम्स A0/K। कौन सा हो गया ये, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, फुल लाइफ हो गई उसकी, लाइफ टाइम अचीव हो गया। तो कितना टाइम लगा, A0/K। बच्चों दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है कि यहां पे T हाफ के लिए कितनी वैल्यू है और यहां पे TLF के लिए कितनी वैल्यू है, और इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। TLF और T हाफ टाइम में कितना हो रहा है और फुल टाइम में कितना हो रहा है, इसको मैं आपको यहां पे और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो ये यहां पे क्लियर हो जाएगी। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि रिएक्शन जब स्टार्ट की तो कॉन्सेंट्रेशन A0 था, फिर ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे आ गया उसका हाफ टाइम, इसको हमने बोला 50%, और ये 50% के बाद इधर वो रिएक्शन एंड हो गई, इसको बोला 100%। क्लियर। अब इसका मतलब ये है कि 50% कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा था,
तो टाइम लग रहा था A0/2k, टाइम लग रहा था A0/2k। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो टाइम कितना लगा? तो टाइम लग रहा है टोटल A0/k, A0/k। अब अगर मैं इसको लिखूं कि यहां पे था 0%, 0 से 50% को A0/2k, और 50 से 100% को भी कितना टाइम लगा? तो वो लगा A0/2k। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जितना टाइम 0 to 50% में लग रहा है, उतना ही टाइम 50% to 100% कंप्लीशन में लगेगा। सो दोनों केस में टाइम रिक्वायर्ड विल रिमेन सेम। जैसे एक एग्जांपल है कि एक रिएक्शन है जो स्टार्ट हो गई 100% से, 100% से 90% आने में उसको टाइम लग रहा है t। 100% से स्टार्ट हो गई, वहां से 90% आने में उसको टाइम लगा t। तो क्वेश्चन ये है कि इसी रिएक्शन को 50% होने में कितना टाइम लगेगा? 100% से कितना? 50% होने में कितना टाइम लगेगा? अब अगर 100 to 90 के लिए t लग रहा है, तो 90 to 80 के लिए फिर से t लगेगा, 80 to 70 के लिए फिर से t लगेगा, 70 to 60 के लिए फिर से t लगेगा, और 60 to 50 के लिए फिर से t लगेगा। 1 2 3 4 5। तो कितना लग रहा है टोटल टाइम? टोटल टाइम इज 5t। टोटल टाइम इज 5t। सो 100 से 50% आने में टाइम कितना लगेगा? 5t। आई होप आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉस समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिख के देखिए, रफ में प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप ये आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स आपको ग्रुप पे मिलने ही वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, इधर उधर घूमना बंद रखिए, बिल्कुल कहीं पे मत घूमिए। ऑल द वेरी बेस्ट।